1500 से 1600 का दौर भारत का ये वो दौर था जब मिट्टी के कच्चे घरों में दिए और लालटेन की हल्की रोशनी होती थी और जब बदन पर कपड़े भी भले पुराने हों लेकिन हर सुबह चेहरे पर मुस्कुराहट नई होती थी। ये वो दौर था जब देश में दिल्ली सल्तनत बिखर चुकी थी और मुगल व मराठा साम्राज्यों का उदय हो रहा था। ये वो दौर था जब सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत दुनिया की नजरों में आ चुका था और इस महान देश पर पुर्तगाल, डच, डेनिश और अंग्रेजों की काली नजर पड़ चुकी थी। हमने प्राचीन भारत के इतिहास की तो कई कहानियां सुनी हैं, लेकिन सन 1500 से 1700 तक ये भारत के इतिहास का एक ऐसा दौर था जिसकी गाथा इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई है। मगर क्या आपने कभी सोचा कि क्यों मुगल साम्राज्य को चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कहा जाता था? कैसे पोर्टुगीज और अंग्रेज से भारत में अपने कदम पसारे? उस दौर में आम भारतीयों का रहन सहन कैसा था? वो किस तरह के कपड़े पहनते थे? क्या काम धंधा करते थे? और क्या उस वक्त देश में जातीय भेदभाव होता था? अगर हाँ, तो आज का वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको सन 1500 से सन 1700 तक 200 साल लंबे सफर पर ले जाएंगे और दिखाएंगे उस दौर के सुनहरे भारत की एक झलक। लेकिन उसके पहले अगर आपको भारत के महान इतिहास पर गर्व है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। सल्तनत और हुकूमत। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जब एक तरफ मराठा साम्राज्य का उदय हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने दिल्ली की सल्तनत के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी को युद्ध में परास्त कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उस वक्त कहा जाता था कि जो दिल्ली पर राज करेगा वो पूरे भारत को कंट्रोल कर पाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मुगल शासकों ने एक के बाद एक भारत के कई छोटे साम्राज्य को अपने कब्जे में लेकर भारत के बड़े हिस्से में मुगल साम्राज्य स्थापित किया। कहा जाता है कि 16वीं सदी के अंत में अकबर ने मुगल साम्राज्य को इतना बड़ा बना लिया था कि उस वक्त दुनिया में चीन के बाद मुगल साम्राज्य सबसे बड़ी और सबसे अमीर सल्तनत बन गई थी। हालांकि उसने टैक्स यानी कर के नाम पर देशवासियों को काफी लूटा था, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत ने भारत के दरवाजे पर दस्तक दी। 24 अगस्त 1608 के दिन जब ब्रिटिशर्स की पहली टोली ने सूरत बंदरगाह पर दस्तक दी, उन्होंने राजाओं को महंगी और बेशकीमती भेंट देकर मीठी मीठी बातें करके भारत में व्यापार करना शुरू किया और कुछ ही सालों में अंग्रेजों को यह अंदाजा लग गया कि वो कूटनीति से भारत को अपने कब्जे में कर सकते हैं। उस वक्त कुछ छोटे बड़े राजाओं के अलावा भारत के दो बड़े 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने दिल्ली की सल्तनत के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी को युद्ध में परास्त कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उस वक्त कहा जाता था कि जो दिल्ली पर राज करेगा वो पूरे भारत को कंट्रोल कर पाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मुगल शासकों ने एक के बाद एक भारत के कई छोटे साम्राज्य को अपने कब्जे में लेकर भारत के बड़े हिस्से में मुगल साम्राज्य स्थापित किया। कहा जाता है कि 16वीं सदी के अंत में अकबर ने मुगल साम्राज्य को इतना बड़ा बना लिया था कि उस वक्त दुनिया में चीन के बाद मुगल साम्राज्य सबसे बड़ी और सबसे अमीर सल्तनत बन गई थी। हालांकि उसने टैक्स यानी कर के नाम पर देशवासियों को काफी लूटा था, लेकिन उससे भी बड़ी मुसीबत ने भारत के दरवाजे पर दस्तक दी। 24 अगस्त 1608 के दिन जब ब्रिटिशर्स की पहली टोली ने सूरत बंदरगाह पर दस्तक दी, उन्होंने राजाओं को महंगी और बेशकीमती भेंट देकर मीठी मीठी बातें करके भारत में व्यापार करना शुरू किया और कुछ ही सालों में अंग्रेजों को यह अंदाजा लग गया कि वो कूटनीति से भारत को अपने कब्जे में कर सकते हैं। उस वक्त कुछ छोटे बड़े राजाओं के अलावा भारत के दो बड़े साम्राज्यों की हुकूमत चलती थी, जिसमें पहला था औरंगजेब का मुगल एम्पायर और दूसरा था मराठा
मराठा साम्राज्य। यह दोनों साम्राज्य इतने ताकतवर थे कि शुरुआत में अंग्रेजों के इनके सामने आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं होती थी। लेकिन इन दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी थी एक दूसरे से नफरत, जिसका फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की तरकीब अपना ली और बड़ी चालाकी से कूटनीति करके इन दोनों साम्राज्यों में कई युद्ध करवाए और खुद बाजी मारने के लिए सही मौके का इंतजार करते रहे। एक तरफ अंग्रेजों ने भारत में अपनी फैक्ट्रीज खोली, वहीं दूसरी तरफ अपनी प्राइवेट आर्मी बनाना शुरू किया, जिसमें वो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को ब्रिटेन से रिक्रूट करके भारत लाते, जबकि अपनी आर्मी में युवा भारतीयों को भर्ती करते। लेकिन अंग्रेजों से भी पहले एक विदेशी हुकूमत भारत आई थी और वो थे पोर्टुगीज यानी पुर्तगाल, जिन्होंने वास्को डी गामा की आगवानी में 20 मई 1498 में पहली बार भारत को खोजा था और 1510 में बीजापुर सल्तनत को हराकर उन्होंने गोवा को अपने कब्जे में ले लिया था। कहा जाता है कि अगर सन 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज ना की होती तो भारत और ज्यादा समृद्ध देश बन चुका होता। लेकिन पुर्तगाल के बाद डच, डेनिश और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उन्होंने भारत को लूटना शुरू कर दिया। लेकिन 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारतीय कौन सा व्यापार करते थे और क्यों उस दौर के भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये जानते हैं। व्यापार, काम धंधा और लगान। 16वीं और 17वीं शताब्दी में भारत समृद्ध और संपन्न था। दुनिया का कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में ही तैयार होता था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जमीन छोटी हो या बड़ी, लोग खेती को प्राथमिकता देते थे और हुकूमतें किसानों से फसल खरीदकर उन्हें देश विदेश में एक्सपोर्ट किया करती थी। भारत समुद्री रास्ते से मसाले, कॉटन, सिल्क, इंडिगो यानी नील और चाय का एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश था। लोग खेती के साथ किसान पशुपालन भी करते थे। जिनके पास जमीन नहीं होती वो वस्तुएं खरीद कर गाँव और शहर की बाजारों में उन्हें बेचने का काम करते या फिर छोटे मोटे कारखानों में मजदूरी का काम करते थे। हालांकि मुगल सल्तनत जैसी कुछ हुकूमतें किसानों और व्यापारियों से काफी टैक्स वसूला करती थीं, फिर यही काम किया अंग्रेजों ने। इसी टैक्स यानी लगान की वजह से कई किसान बेघर हो जाते थे, क्योंकि वो अमीर जमींदारों के पास अपना जमीन गिरवी तो रख देते थे, लेकिन ब्याज की रकम इतनी बढ़ जाती थी कि ज्यादातर किसान पैसे नहीं दे पाते थे और उनकी जमीनें हड़प ली जाती थीं। 16वीं सदी में देश के लगभग सभी गांवों और शहरों में बार्टर सिस्टम भी चलता था, यानी सामान के बदले सामान देना। अगर कोई किसान चावल उगाता तो वो दूसरे किसान से चावल के बदले दाल ले लेता और अगर कोई धान उगाता तो वो उसके बदले सब्जी ले लेता था। जैसे कि 1 किलो धान के बदले 3 किलो टमाटर और 2 किलो आलू या फिर 1 किलो चावल के बदले आधा किलो दाल। इस तरह लोग अपने पड़ोसियों के साथ सामान की अदला बदली करते और उनके महीनों के राशन का बंदोबस्त हो जाता और जिसके पास बार्टर के लिए सामान ना होता वो गांव और शहरों में लगने वाली छोटी बाजारों से सामान खरीद सकते थे। पहनावा भारतीय मानव जाति का उद्गम स्थल, मानव भाषण की जन्मभूमि, इतिहास की जननी, किंवदंती की दादी और परंपरा की परदादी है। भारत में 20 लाख देवी देवता हैं और करोड़ों लोग उनकी पूजा करते हैं। सच कहूं तो धर्म के मामले में अन्य सभी देश कंगाल भिक्षु हैं, जबकि भारत एकमात्र करोड़पति है। ये कहना था महान अमेरिकन वैज्ञानिक मार्क ट्वेन का। मित्रों, इतिहास गवाह है कि भारत एक धार्मिक देश है। यहाँ अलग अलग धर्म के लोगों की मान्यताएं, पहनावा और रहन सहन अलग है, लेकिन सभी एक साथ मिलकर रहते हैं। 16वीं शताब्दी में भारत ये अलग अलग तरह के पहनावे पहनते थे, जैसे कि मालाबार समुदाय के लोग कुछ इस तरह की पोशाक पहनते थे। उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में बसने वाली ट्राइबल कम्युनिटीज की पोशाक कुछ ऐसी थी। तमिलनाडु में महिलाएं ऐसी प्रिंट वाली साड़ी पहनती थी। पंजाब में इस तरह सलवार कमीज पहनने के साथ हमेशा सर ढककर रखा जाता था और पुरुष हमेशा अपने सिर को दस्तार से ढककर रखते थे और ये परंपरा आज भी उसी श्रद्धा के साथ अपनाई जाती है। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया, केरला, बंगाल, गुजरात, कलकत्ता और लखनऊ की महिलाओं का कुछ ऐसा देसी पहनावा हुआ करता था। पुरुष सादी धोती और गमछा पहनते थे, औरतें साड़ी पहना करती थीं और छोटे बच्चे ज्यादातर निक्कर में खेलते कूदते नजर
आते थे। भारतीयों की यह सादगी और विविधता उन्हें दुनिया भर की पश्चिमी देशों से खास बनाती थी। खास बात यह है कि आज भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ज्यादातर बुजुर्ग उस वक्त का सादा पहनावा पहनते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर युवाओं को आज लुंगी पहनना तक नहीं आता, जो थोड़ा निराशाजनक जरूर है। लेकिन पिछले कुछ सालों में युवाओं ने फिर से अपनी जड़ों की तरफ बढ़ना शुरू किया है, जिससे वो भारत की संस्कृति आने वाले हजारों सालों तक ऐसी बनाए रख सकते हैं। व्यवहार और रहन सहन। 16वीं सदी के भारत में टेक्नोलॉजी बेहद शुरुआती चरणों में थी। उस वक्त देश में अखबारों का दौर तक शुरू नहीं हुआ था, जिस वजह से लोग देश दुनिया की खबरों से अनजान और बेवजह की चिंता से दूर रहते थे। सफर करने के लिए साइकिल की खोज तक नहीं हुई थी, लेकिन लकड़ी के बने चक्कों वाली बैलगाड़ी लोगों के जीवन को आसान बनाती थी। पंखे और बिजली का नामो निशान तक नहीं था, लेकिन रात के वक्त दिए की रोशनी में लोगों के चेहरे पर एक अलग ही नूर चमकता था। आम लोगों के लिए मुलायम गद्दों पर सोना किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन जमीन पर भी लोग इस कदर इतने सुकून से सोते थे जितना सुकून से आज लोग अपने आलीशान महलों में नहीं सोते। घास फूस और मिट्टी से बने घर भले ही कच्चे थे, लेकिन लोगों के दिल बड़े सच्चे थे। मित्रों, उस दौर में लोगों को पैसे की इतनी मोहमाया नहीं थी। लूटपाट करना, किसी को चूना लगाना या चोरी करना, यह हमारे पूर्वजों के फितरत में नहीं था। कुल मिलाकर उनकी जरूरतें कम थी, इसलिए उनके जमीर में दम था। घर में बड़े बुजुर्गों की चलती थी। गांव में अगर कोई परेशानी आए तो बुजुर्ग लोग ही उसका समाधान निकालते थे और हर कोई एक दूसरे का मान सम्मान करता था। हालांकि पिछले 2000 सालों में चली आ रही जाति व्यवस्था उस दौर की संस्कृति का भी हिस्सा थी। अलग अलग धर्मों में थोड़ा बहुत टकराव होना आम था, लेकिन एक ही धर्म में भी जाति व्यवस्था को माना जाता था। ये जाति व्यवस्था हिंदुओं को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित करती थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें दलितों और बाकी छोटी जातियों के लोगों को काफी भेदभाव सहना पड़ता था। बड़ी जाति के लोग उन्हें अपने घर में घुसने तक नहीं देते थे, उनके हाथ से पानी तक नहीं पीते थे। लेकिन एक तरफ भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस जातीय भेदभाव से देश को आजाद किया। शिक्षा और साक्षरता। अब साक्षरता की बात करें तो उस दौर में पढ़े लिखे की संख्या न के बराबर थी। 100 में सिर्फ 5% लोग पढ़े लिखे होते थे, जबकि 95% अनपढ़। ऐसा इसलिए क्योंकि 15वीं और 16वीं शताब्दी में भारत में स्कूल और कॉलेज वाला मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम नहीं होता था, बल्कि सिर्फ गुरुकुल ही हुआ करते थे, जहां अधिक सुविधाएं ना होने की वजह से हर गुरुकुल में एक सीमित संख्या में ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। वहीं उस वक्त देश में कास्ट सिस्टम यानी जात पात को लेकर भेदभाव भी काफी कम होता था। ऐसे में छोटी जाति के बच्चे बड़ी जाति के बच्चों के साथ उठ बैठ नहीं पाते थे और उन्हें पढ़ने लिखने में बेहद कम अवसर मिलते थे। हालांकि शिक्षा भले ही ना हो, ज्ञान के मामले में ये भारत दुनिया का सबसे आगे वाला देश था। हमारे देश में जुगाड़ से कोई काम भी किया जा सकता था। कुल मिलाकर उस वक्त भारत की कुछ चीजें बेहद अच्छी थीं तो कुछ बहुत ही खराब। कुछ लोगों के पास बहुत सुख सुविधाएं थी तो कुछ को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था। लेकिन परेशानियां चाहे जितनी भी हों, हम भारतीय संघर्ष करने से पीछे नहीं हटते थे और उसी संघर्ष, जज्बे, हौसले और आगे बढ़ने की चाहत की बदौलत आज हम कामयाबी के इतने ऊंचे मुकाम को हासिल कर पाए। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारे भारत के महान इतिहास और अंग्रेजों को खदेड़ फेंकने वाले फ्रीडम फाइटर्स पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए और ये भी बताइए कि आज हर सुख सुविधा होने के बावजूद हम उस दौर की तरह सुखी और खुश क्यों नहीं है। हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए। ऐसे ही दिल छू लेने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।